आज देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज के लेक्चर में जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी करेंगे आज। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु सिद्धांत या परमाणु। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे कि परमाणु संरचना है क्या। परमाणु संरचना आज के लेक्चर में समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब होगा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे कि परमाणु संरचना है क्या, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे कि आखिर परमाणु संरचना के सिद्धांत में यानी कि किस तरह से परमाणु का निर्माण हुआ, किस तरह से परमाणु का डिवीजन हुआ। इस डिवीजन के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक का सहमत है, कौन कौन वैज्ञानिक इसमें क्या योगदान दिए, इसमें जानेंगे। सबसे पहले एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या है, परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, तो परमाणु एक सबसे पहले कौन का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका डिफिनेशन जानेंगे। smallest part of universe, smallest part of universe that cannot divided further। यानी कि इसका हिंदी होगा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार के सबसे छोटी इकाई दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसमें हर एक वैज्ञानिक ने अपना परमाणु दिया। जैसे डाल्टन ने अपना परमाणु पर सिद्धांत को कुछ अपना ब्यौरा दिया। फिर जाके रदरफोर्ड, उसके बाद आए डाल्टन, रदरफोर्ड, और उसके बाद आए सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में जानिए। रदरफोर्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने प्रिंसिपल में बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे क्या बताया, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पर किया। अल्फा पार्टिकल्स पर उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब स्कैटरिंग होता क्या है, यानी कि प्रकीर्णन, मतलब सभी लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसके विभिन्न दिशाओं में डेविएट करने का काम करेगा, यानी कि उसको विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, डेविएट करेगा, उसी को कहेंगे स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने, अब इनके बारे में कुछ और जानेंगे परमाणु के बारे में, कि परमाणु में कौन कौन इसमें पार्ट है। सबसे पहले परमाणु के केंद्र होता है और उस केंद्र को कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में अगर बात कहा जाता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस परमाणु के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटता है या चक्कर लगाता है। ये चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूरा जानेंगे कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में खोज किए थे। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के मास जानेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, सबसे पहले चार्ज जानेंगे कि चार्ज होता कितना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होगा। जबकि अगर इसका मास की अगर बात कहा जाए कि मास कितना होगा, तो मास के अगर इसका होगा 9.1 × 10 के पावर -31, 9.1 × 10 के पावर -31 kg, इतना इसका मास होगा। और मास निकलने के बाद अब जानेंगे प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन के मास कितना होगा। इसका खोज कब किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने 1911 ईस्वी में इसका खोज किया था। 1911 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने। अगर इस पर चार्ज की अगर बात किया जाए कि चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज की अगर बात किया जाए तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। अगर इसका मास की अगर बात किया जाए कि मास कितना होगा, तो मास इसका होता है 1.672 × 10 के पावर -27 kg, इतना इसका द्रव्यमान होता है। अब ये होता है न्यूट्रॉन के बारे में। और न्यूट्रॉन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में। हो गया, देखो हम क्या दे रहे हैं, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन होता क्या है, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन होता क्या है। अब न्यूट्रॉन की अगर बात किया जाता है, इसका खोज किया था किसने, तो चैंडविक ने शायद 1932 में किया था, यही आसपास में 1932 में उन्होंने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 ईस्वी में। अब बात करें तो इस पर चार्ज कितना होगा भैया, तो देखिए इस पर चार्ज होता है कितना, 0, जबकि इसका मास होता है कितना, चार्ज तो नहीं होता लेकिन मास इसका होता है 1.674 × 10 के पावर -27 किलोग्राम, इतना इसका चार्ज होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं मौलिक कण। अब एग्जाम में दे देगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, तो हम ऑप्शन देंगे, आंसर होगा इसका न्यूट्रॉन। कारण क्या है, इसका चार्ज देखो कितना है, 1.67 × 10 के पावर -27 kg। और वहीं इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाता है 9.1 × 10 के पावर -31, और जिसका चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि जिसका पावर माइनस में रिंग में ज्यादा होगा, उतना ही उसका क्या होगा द्रव्यमान, उतना ही उसका कम होगा। जिसका चार्ज माइनस में कम होगा, उतना ही उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना सब समझ गया। अब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रेगुलेशन करेगा। रेगुलेशन इसलिए करता है क्योंकि ऋण आवेश होता है, और ये चारों तरफ क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा, रेगुलेशन करेगा। चारों तरफ क्या करेगा, इसका चारों तरफ रेगुलेशन करता है। ऋण आवेश इसके चारों तरफ क्या करता है, रेगुलेशन करेगा। अब इसमें जानेंगे और यह साल के तो अपना से ना होला सानी कहाँ सानी करेंगे ये जावा बापा नु
आपन ना कर सकत नहीं हम। अरे तो पैसा भी बोलो ना बोलो। देखेंगे थोड़ा 2 मिनट टाइम लग गया, क्या करेंगे। हम लोग जाने कहाँ तक, परमाणु का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ और विशेषता बताते हैं। देखो ये न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और ये चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रेगुलेशन करेगा, अभी बता दिए कि चारों तरफ क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा। ये चारों तरफ चक्कर करता है। और देखिए वो और बात बताते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सबसे छोटा पार्टिकल्स को क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क कहा जाता है, छोटा पार्टिकल्स को कहते हैं क्वार्क। कहें कि क्वार्क की मदद से ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण हुआ है। क्वार्क की मदद से ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। इसका अगर डिस्कवरी की अगर बात करें, किसने डिस्कवरी किया था, तो डिस्कवरी की अगर बात किया जाए तो जॉन, किसने किया था, हाँ जेल मैन ने किया था। जेल मैन ने किया था इसका डिस्कवरी। अगर बात किया जाए, क्वार्क 2 टाइप्स के होता है। कितना टाइप के, 2 टाइप के। अगर होता है ऑफ क्वार्क, एक होता है ऑफ क्वार्क, ऑफ क्वार्क होता है, एक होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क होता है। ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में बताते हैं। इसका अगर वैल्यू की अगर बात कहा जाए, इसका वैल्यू होता है +2/3, इसका वैल्यू होता है 2/3, इसका वैल्यू होता है कितना, तो -1/3। अब एग्जाम में आएगा क्वार्क कितने प्रकार के हो सकते हैं, उतना पूछता नहीं है, लेकिन क्वार्क 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क। ऑफ क्वार्क का मान पूछ देगा कि वैल्यू कितना होगा, तो ऑफ क्वार्क का वैल्यू बोलेगा 2/3, और डाउन क्वार्क का वैल्यू कितना होता है, -1/3। क्वार्क की डिस्कवरी किसने किया था, जेल मैन ने, ये भी पूछ सकता है। और देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सबसे छोटा पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, क्या आंसर देंगे, क्वार्क। क्या कहेंगे, क्वार्क। अब क्वार्क 2 प्रकार का होता है, अप और डाउन क्वार्क। अब आगे देखेंगे इसका आगे देखेंगे क्या चीज, कि ये चारों तरफ देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर करता है। इस चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है, इसी को कहते हैं ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट में ही, क्या मान लीजिए कोई, जैसे कि जितना प्लैनेट होता है सौर मंडल में, जो प्लैनेट होता है, देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन और डिटेल समझाते हैं। डिटेल देखो यार, जैसे सौर मंडल होता है, तो सौर मंडल के सेंट्रिक में कौन होगा, सेंट्रिक में सन होगा। सन होगा सेंट्रिक में, और जब सन सेंट्रिक में होगा तो इलिप्टिकल पार्ट पर, यानी कि इलिप्टिकल पाथ पर क्या करेगा, जो सन का यानी कि केंद्र में होगा, और चारों तरफ क्या करेगा, ये चक्कर करता रहता है। सभी प्लैनेट क्या करता है, चक्कर करता है सन की। क्यों, क्योंकि सन का मास ज्यादा होता है। सन का अगर मास की अगर बात किया जाए 2 × 10⁻30 kg होगा, जबकि अर्थ की अगर बात किया जाए, अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। हम जानते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उससे सेंटर में होगा, या जिसका मास कम होगा चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अब इसका डिटेल आप कहेंगे कि सन का केंद्र में क्यों है, ये भी डिटेल हम बता सकते हैं कि केंद्र में क्यों है। जब शुरुआत में एक बिग बैंग थ्योरी आया था,
बिग बैंग थ्योरी आया था, जब बिग बैंग थ्योरी आया था तो बिग बैंग थ्योरी कब आया था, तो 1931 में 1931 में आया था बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जियोर्ज लेमाइटर एंड एडविन हम्बल ने दिया था। जियोर्ज लेमाइटर और एडविन हम्बल ने दिया था। एडविन हम्बल ने दिया था। एडविन हम्बल ने दिया था। जियोर्ज लेमाइटर और एडविन हम्बल ने बिग बैंग थ्योरी 1931 में जियोर्ज लेमाइटर और एडविन हम्बल ने दिया था। एक कब आया था बिग बैंग थ्योरी आया था, बता दिए। तो हम बोले ना कि बिग बैंग थ्योरी जब आया था तो उन्होंने एक वैज्ञानिक था, देखो मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है। देखिए इसका डिटेल, जब खोलिए दिए तो खोल इसका पूरा निचोड़ देते हैं, जिसको खोल देंगे तो पूरा निचोड़, देखो इसका निचोड़ देते हैं। अभी हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। तो बिग बैंग थ्योरी थोड़ा सा आ गए हम लोग कहाँ, वहाँ जियोग्राफी की तरफ, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। इसका आगे होता है, देखिए ये हमारे हो गए सन दादा, और इन चारों तरफ ये मान लीजिए यहाँ पर अर्थ होगा, अर्थ मान लो कि अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, चारों तरफ क्या लगता है, चक्कर लगाता है। तब बिग बैंग जो थ्योरी आया था, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए पहले धीरे धीरे संसार के जो यूनिवर्स के यानी कि जो ओरिजिन हुआ, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो संसार की उत्पत्ति हुआ था, किस तरह से हुआ था। पहले संसार में कुछ नहीं था, एक इन्फिनिटली हॉट एंड डेंस पार्टिकल्स था। एक क्या था, एक प्रकार के एक हॉट डेंस पार्टिकल्स था, इन्फिनिटली हॉट एंड डेंस पार्टिकल्स था। हॉट एंड डेंस पार्टिकल्स जो था, इसमें क्या होता, अचानक इसमें एक्सप्लोसिव हुआ। और जब इसमें एक्सप्लोसिव होगा तो क्या होगा, यानी कि विस्फोट होगा तो क्या होगा, चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अरे जब हम लोग दीपावली के दिन पटाखा छोड़ते तो क्या होता है, चारों तरफ विस्फोट होता है कि नहीं होता है। तो चारों तरफ विस्फोट होता है। उसी तरह ये क्या हुआ था, पहले संसार में कुछ था नहीं, इस तरह से संसार का निर्माण हुआ। जब इसमें अचानक एक्सप्लोसिव हुआ, विस्फोट हुआ, ये चारों तरफ का हो गया, फैल गया। जब चारों तरफ फैल गया, इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ। और जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा तो सब मास को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, सब द्रव्यमान को आपस की ओर खींचेगा। और जब आपस की ओर खींचेगा तो इस तरह से ही सन का निर्माण होता है, जो काफी हॉट है। इसीलिए सन को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम का ही इसे पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आ गया। इट इज ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि सौर मंडल में सबसे एकलौता एक ऐसा मात्र ग्रह है, तारा है, जो क्या करता है, काफी जो हॉट है। हम लोग इधर आ गए, थोड़ा सा बता दिए किस तरह से होता है। और ये चारों तरफ चक्कर लगाता है, कारण बता दिए इसका कि काहे चक्कर लगाता है, ठीक है। इसमें बताएंगे, इसमें दो फोर्स लगता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है कि एक्ट टुवर्ड्स रेडियस, यानी रेडियस की ओर लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है अपोजिट टू रेडियस। दो फोर्स लगता है, कौन, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बता दिए कि हाँ, एक्ट टुवर्ड्स रेडियस की ओर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट टू रेडियस। हम लोग इधर आ गए, परमाणु संरचना के बारे में बता दिए। यह चारों तरफ ऑर्बिट होता है, इसी ऑर्बिट में हम लोग सभी प्लैनेट का होते हैं, सन के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, एक दूसरे का आपस में क्या होता है, माने कि चिपके रहते हैं, माने कि कभी टूट के गिर नहीं सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण।
ग्रेविटेशन फोर्स कब लगता है? जब दोनों का मान, ग्रेविटेशन फोर्स के नियम आप लोग फिजिक्स में पढ़ाए होंगे। फिजिक्स में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या बताए होंगे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? जब दो मास के बीच जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका सूत्र होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर Gm1m2 बटे r स्क्वायर। यही ग्रेविटेशनल फोर्स का सूत्र होता है। m1 मास होता है, m2 मास होता है, g एक प्रकार का कांस्टेंट होता है और r एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं परमाणु संरचना पर, और परमाणु संरचना में कुछ जानेंगे डिटेल इसका। परमाणु संरचना में कुछ डिटेल जानेंगे। उतर गया है नो? चलो ठीक है। सब क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो देखो, हम कहा थे सोलर सिस्टम में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम बताए थे कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो बार बार बता रहे हैं। इसका द्रव्यमान, मास, चार्ज सब बता दिए। अभी इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। हाँ देखिए, अगर इसका साइज अगर एग्जाम में पूछ देगी इसका साइज कितना होता है, इसका एटॉम का साइज कितना होता है, तो देखो एटॉम का साइज जो होता है, एटॉम ऑफ साइज, इसका साइज अगर पूछ देगा तो बोलेंगे 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। लॉम्पसम एक ऑर्गेस्ट्राम के मान के बराबर होगा। एक ऑर्गेस्ट्राम, ऑर्गेस्ट्राम के मान के बराबर होगा। अगर पूछ देगा न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अगर साइज पूछ देगा कि न्यूक्लियस के साइज कितना होगा, न्यूक्लियस ऑफ साइज, इसके अगर मान पूछ देगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर, लॉम्पसम एक फर्मी के मान के बराबर होगा। एक फर्मी के मान के बराबर होगा। एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। हम फिजिक्स में बताए होंगे कि भौतिकीय उपसर्ग यानी कि फिजिकल परफिक्स के बारे में पढ़ाए होंगे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेटा पढ़ाए होंगे ना। इसी के बारे में बस वही याद रखना है कि एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। माइनस, अब देखेंगे इसके ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हिंदी में लिख दे रहे हैं हल्का फुल्का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकालेंगे एकदम समझा देंगे, बैठ जाएगा दिमाग में कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कुछ इसका डिटेल जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम पढ़ाएंगे आपको क्या, तो अबाउ प्रिंसिपल पढ़ाएंगे कि अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। हुन्स का मल्टीपल यानी कि हुन्स का बहुलता के नियम शायद होता है। बहुलता के नियम देखिए, हुन्स के नियम की बताएंगे। देखिए सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल जानेंगे। अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है भैया, अबाउ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। अबाउ प्रिंसिपल जाने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऑर्बिट के बारे में पढ़ा देते हैं कि ऑर्बिट होता क्या है। ऑर्बिट में जो होता है ऑर्बिट KLMN, ये सब ऑर्बिट होता है जो इसी के चारों तरफ जो होता है, इसी को कहते हैं KL। इस तरह से ऑर्बिट चलता चला जाएगा। इसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, यानी कि प्रत्येक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका सूत्र होता है 2n²। जहां इफ देन
इफ देन n बराबर कहते हैं इफ देन n नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, यानी कि प्रत्येक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सूत्र बोलेंगे 12 स्क्वायर, क्या चीज 12 स्क्वायर। और मान लीजिए 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, तो 1 कक्षा में कितना होगा 2। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 1 कक्षा में कितना 8, 2 8 18 32, निकाल के देख लेना यही आएगा। कोई पूछेगा 2 8 18 32 के कक्षा में कितना 2, एल कक्षा में कितना 8, एम कक्षा में कितना 18, एम कक्षा में कितना 32, मुंह पर याद रहना चाहिए। और सूत्र याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, यानी कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सूत्र होगा 12 स्क्वायर। इसी सूत्र को हम निकाल लेंगे। अब इस सूत्र का मदद कहाँ बताएंगे, पीरियोडिक टेबल में। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में पूरा ही अपने सूत्र से पूरे तत्व के नाम, यानी कि पूरे तत्व के एटॉमिक नंबर याद करवा देंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, समझ जाएगा। के कक्षा अब देखिए के कक्षा बता दिए। ऑर्बिट एक होता है सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। अब सब ऑर्बिट किसको कहते हैं, एसपीडीएफ को ही क्या कहते हैं, सब ऑर्बिट कहते हैं। एसपीडीएफ को ही सब ऑर्बिट कहते हैं। के कक्षा में एस ऑर्बिट, एल कक्षा में 8 होता है तो एसपी होगा, एम कक्षा में कितना होगा एसपीडी, और एन ऑर्बिट में कितना होगा एसपीडी और एफ होता है। याद रहेगा के कक्षा यानी के ऑर्बिट में एस, एल में एसपी, एम में एसपीडी और एन में एसपीडीएफ। याद रहना चाहिए। अब पूछ दे कि इसमें कितना होता है, एस ऑर्बिट में 2 होता है, पी ऑर्बिट सब ऑर्बिट में कितना होता है 6 होता है, डी सब ऑर्बिट में 10 होता है और एफ में कितना होता है 14। याद रहना चाहिए कि एस में कितना होता है 2, टी में 6, डी में 10, एफ में 14। मुंह पर याद रहना चाहिए। एस सब ऑर्बिट में कितना होते हैं, यानी कि 2, पी कक्षा में कितना हो सकते हैं 6, डी में 10, एफ में 14, के में कितना 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। अपना याद रहेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। मिटा दे देखो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ा देंगे तो एक दो नहीं बुलाएगा, सब बना लेगा। देखो चलो देख लो थोड़ा सा। सब ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ सिद्धांत थोड़ा जान लीजिएगा। ये ऑफ बाउ सिद्धांत तो बुझाएगा। ऑफ बाउ सिद्धांत क्या होता है, ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत के बारे में देखेंगे। ऑफ बाउ सिद्धांत क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6x 6d। इस तरह से चलते चलेगा और इसको काटेंगे और इसको लिखेंगे। अब कोई पूछ देगा कि अपबाऊ सिद्धांत, अपबाऊ प्रिंसिपल, अपबाऊ प्रिंसिपल भैया किसे कहते हैं, तो अपबाऊ प्रिंसिपल के परिभाषा होगा कि सभी सब ऑर्बिट को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि एनर्जी लेवल में, एनर्जी यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही क्या कहता है, अपबाऊ प्रिंसिपल कहलाता है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे कैसे, पहले 1s आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2s आएगा, 2p आएगा 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा। इस तरह से लिखते चल जाएंगे, इस तरह से लिखते चल जाएंगे 4s, उसके बाद 3d आएगा। इस तरह से चलते चल जाएगा। एग्जाम में आएगा किसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा, किसका एनर्जी सबसे कम होता है, तो हम बताएंगे इस यानी कि 1s इस सब ऑर्बिट के एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी लेवल जो होगा क्या होता है, कम होता है। जबकि डी सब ऑर्बिट के एनर्जी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी लेवल जो होता है क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि ज्यादा होता है।
अब जब ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, इसी में इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, आगे बताएंगे कि वैलेंसी किस तरह से होता है, निकलेगा। इस तरह से सजाएंगे, इसको छाप लो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से इसका 100 ऑर्बिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एनर्जी लेवल इस तरह से भी इसको क्या करते हैं, सजाते हैं। और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तेजी में उतार होगा, तेजी में चाहे ग्रहण करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, रह देते हैं आज क्लास रहने दो।